हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग। ठीक है। आज जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, है ना। जैसे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, थ्री पॉइंट्स आर वेदर कोलिनियर और नॉट। तो उसका भी हम लोगों ने वेक्टर में कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। इसी तरह दो लाइन भी कोप्लैनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि थ्री डी में हमारे पास एक और लाइन होता है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर नॉट कोप्लैनर लाइंस, है ना। तो इसका मतलब यही है कि आपको प्रूफ करना है कि जो एक क्वेश्चन एराइज होता है थ्री डी में, कि जो जब दो लाइन दिया हुआ है तो दो लाइन जो है वो स्क्यू लाइंस है या नॉन स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, कोप्लैनर नहीं है, और अगर नॉन स्क्यू लाइंस है इसका मतलब कोप्लैनर है। तो दो लाइंस अगर दिया हुआ है, यानी दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको ये देखना है कि वो दोनों लाइन मेरा कोप्लैनर है या नहीं। ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं डेवलप करेंगे, इस क्वेश्चंस को ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, हमने बोला था कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम जो है कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो ये एग्जाम्पल 21 है ना, इसको सॉल्व करते हैं। आपके बुक में फॉर्मूले से बनाया हुआ है, बट हम लोग इसको बिना फॉर्मूले के, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि अगर लाइन को प्लेनर है तो उसका प्लेन का इक्वेशन भी पता करो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे जो एग्जाम्पल 21 है, आपका जो एग्जाम्पल 21 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 20 में मैं थोड़ा सा ना ऐड कर दूंगा। एग्जाम्पल 21 जो है ना, वो बोल रहा है कि सो दैट द लाइंस x प्लस थ्री बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव एंड x प्लस वन बाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव आर को प्लेनर, है ना। ये हमको दिखाना है। इफ दे आर कोप्लेनर देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इफ दे आर कोप्लेनर देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक्सटेंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कोप्लेनर तो एक प्लेन मिलेगा हमको, तो उस प्लेन का इक्वेशन भी हमको पता करना है। अगर कोप्लेनर नहीं है तो प्लेन का इक्वेशन हम नहीं पता करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर टाइप में इस तरह पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सपोज सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज द टू प्लेन्स आर कोप्लेनर, तो एक प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। सपोज सपोज टू प्लेन्स आर कोप्लेनर, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेन कोप्लेनर है। तो अगर कोप्लेनर है तो हम एक ऐसा प्लेन खोज सकते हैं जो दोनों लाइन को, ये कंफर्म नहीं है कि ये कोप्लेनर, हमने सपोज किया है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक प्लेन पे होगा। अब आप देखिए कि ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम इस लाइन पे एक पॉइंट तो बता सकते हैं ना। ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट ही बताता है लाइन पर। तो इस लाइन पे हम एक पॉइंट क्या ले सकते हैं, माइनस थ्री, क्योंकि प्लस थ्री है ना, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वन फाइव। और इस लाइन पे एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, इस ये है ना। तो इस लाइन पे एक पॉइंट है माइनस वन, टू एंड फाइव। इस लाइन पे एक वेक्टर भी है हमको पता है। इस लाइन पे हमको एक वेक्टर भी पता है। वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा इस लाइन पे आपका ये डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर का, ये है ना। सो माइनस थ्री, वन एंड फाइव। इस लाइन पे भी एक वेक्टर हमको पता है। इस लाइन पे एक वेक्टर क्या है हमारा, माइनस, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है माइनस वन टू फाइव, ठीक है। ओके। अब आप देखिए कि इसका मतलब कि ये सारे, ये दो दो वेक्टर हैं, ये भी प्लेन पे होगा। ये जो हमारा दो वेक्टर है ये भी प्लेन पर होगा, है ना। हम बोल सकते हैं कि जो ये मेरा दो वेक्टर है, ये जो मेरा दो वेक्टर है ये भी प्लेन पर होगा, और ये जो दो पॉइंट है ये भी प्लेन पे होगा। तो अब कल हमने प्लेन का इक्वेशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला देखा था। देन लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी हम मान सकते हैं a इंटू एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, है ना। अब एक पॉइंट, आपको तो दो पॉइंट पता है, हम किसी एक पॉइंट को यूज करके इस प्लेन के इक्वेशन में एक्स वन वाई वन जेड वन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब हमको एबीसी का वैल्यू निकालना होगा। अब एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए कि एबीसी क्या होता है, प्लेन पर जो होता है वो मेरा नॉर्मल वेक्टर होता है। एबीसी जो है वो प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर है, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने मान के रखा है कि ये दोनों लाइन जो है प्लेन पे है। तो अगर प्लेन पे है तो ये दोनों, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के हर एक लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। और जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, इसका डायरेक्शन रेशियो है -315। तो हम बोल सकते हैं ना कि -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू जीरो। इसी तरह इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा, तो हम लिख सकते हैं -a प्लस बी 2b प्लस 5c इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह की अब बहुत ही कॉमन होंगे, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो इस तरह के इक्वेशंस हमको हमेशा मिलेंगे। और इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ 1255 इज इक्वल टू माइनस बी डिटर्मिनेंट ऑफ -3 -155 and c by determinant of -3 -1 1 2. So a will be equal to how much, 10 5 minus 10 to -5, minus b by -15 plus 5 -10, and c by -6 plus 1 -5, है ना। सो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा सबका, फिर 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a बाई वन इज इक्वल टू बी बाई -2 इज इक्वल टू सी बाई वन, कॉल इट एज लैम्डा। सो a का वैल्यू लैम्डा, b का वैल्यू -2 लैम्डा एंड c का वैल्यू लैम्डा। अब जो हमारा इक्वेशन था इसमें a b c का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना, ये जो हमारा इक्वेशन इसमें a b c का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो a b c का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा एक्स प्लस थ्री -2 लैम्डा वाई -1 प्लस लैम्डा जेड -5 इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब लैम्डा नॉन जीरो होगा, इसका मतलब लैम्डा अगर कॉमन होगा तो इसका मतलब जीरो क्या होगा, एक्स प्लस थ्री -2 वाई -1 प्लस 1 जेड -5 इक्वल टू जीरो। तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया, लेकिन अभी तक प्रूफ कहीं नहीं हुआ है कि मेरा लाइन जो है वो कोप्लेनर है। बट अब आप देखिए कि कैसे हमने इस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जो इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। अगर एक्चुअली में कंटेन कर रहा है तो अब आप देखिए कि हमने इस कंडीशन का यूज कर लिया, इस कंडीशन का यूज कर लिया और इस कंडीशन का भी यूज कर लिया। तो ये कंडीशन, ये वाला पॉइंट भी प्लेन पे होना चाहिए, तो प्लेन के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्लेन के इक्वेशन जो हमने अभी निकाले हैं उसमें पुट कर देते हैं इसको -125 को, है ना। और अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि मेरा दोनों लाइन कोप्लेनर है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता करेगा तो हम बोलेंगे मेरा दोनों लाइन कोप्लेनर नहीं है। तो -1, 2, 5 will lie on a plane, will lie on plane if two lines are कोप्लेनर, है ना। अगर लाई कर रहा है तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशन में पुट करते हैं -1 प्लस थ्री -2 वाई -2 सॉरी 2 -1, है ना, प्लस 1 5 -5। अब हम चेक करते हैं कि जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं। -2 सॉरी ये +2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 इंटू जीरो। तो देखिए ये जीरो के बराबर आ रहा है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, द टू लाइंस आर कोप्लेनर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज व्हाट,
एक्स प्लस थ्री, यही मेरा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। एक्स प्लस थ्री माइनस टू वाई प्लस टू प्लस जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड, थ्री टू फाइव माइनस फाइव जीरो, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया, है ना। सो प्रूफ हो गया ना, इसमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मेरा जो लाइन है वो कोप्लेनर भी प्रूफ हो गया और जो प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन भी निकल गया। तो ये ध्यान रखिएगा, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये जीरो के बराबर नहीं आता, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो मेरा दोनों लाइन है वो कोप्लेनर नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और देख रहे हैं हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। तो वो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल रहा है कि अभी तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सॉल्व किए। सो ये क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ ये कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का जो क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है अ, जो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। और प्लेन प्लेन ये आपके सिलेबस से हटाया हुआ है बट हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत टफ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट, जब भी एंगल निकालने की बात आती है तो डॉट प्रोडक्ट की बात आती है। दो लाइन के बीच का तो एंगल हम निकालना जानते हैं, दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो दो लाइन के बीच का एंगल निकल जाता है। अब प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हम निकालते हैं, ये मेरा प्लेन है और ये मेरा लाइन है। तो हमने ऑलरेडी बोल रखा है ना कि जब भी हम प्लेन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, उसके नॉर्मल की। तो क्योंकि नॉर्मल ही वेक्टर है तो हम जो एंगल है वो प्लेन, ये हमको एंगल चाहिए, लेकिन हम एंगल कौन सा निकाल सकते हैं, ये क्यों, इसका डायरेक्शन रेशियो हमको पता है क्योंकि प्लेन का इक्वेशन पता है तो ए बी सी का वैल्यू पता है, और लाइन का इक्वेशन पता है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है ना। अगर लाइन का इक्वेशन पता है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देते हैं ना। प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वो हम मान लेते हैं ए वन बी वन और सी वन। लाइन का इक्वेशन पता है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, यानी ए टू बी टू सी टू। अब इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या निकलेगा, अल्फा एंगल, क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो क्या आएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला आप याद कीजिए, बाय मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर यानी ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड वेक्टर यानी ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, यही है तो है ना फॉर्मूला। आप cos थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मोड ए मोड बी। तो देखिए ए डॉट बी ऊपर में है और ये मोडलस भी है ना, तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमको तो थीटा का वैल्यू चाहिए। अब अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू हम बोल सकते हैं क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा अगर हम लिखेंगे तो ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो सी टू स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन थीटा हो गया, यानी कि जो cos अल्फा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन है उससे, उसका साइन से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, बहुत टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अब आप इसका मॉडुलस भी ले सकते हैं, मॉडुलस लेने से क्या होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा वो एक्यूट हो जाएगा, क्यों, एक प्लेन और लाइन के बीच में दो एंगल हो सकता है, ये भी तो एंगल हो सकता है ना। ये एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा अगर थीटा एक्यूट है, तो उस केस में साइन का वैल्यू
ऐसे भी पॉजिटिव ही होगा एक्यूट और ऑब्ट्यूस में। आप मॉडुलस नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, है ना। मॉडुलस अगर आप नहीं भी लेंगे तो ये चलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब आते हैं एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन। अब यहाँ पे अब छोटी छोटी क्वेश्चंस है, ये आप सारा ध्यान रखिए। कैसे पता चलेगा कि दो लाइन पैरेलल है? अगर दो लाइन पैरेलल होगा ना, सॉरी, एक लाइन और प्लेन पैरेलल है या नहीं, ये देखिए, ये प्लेन पैरेलल है, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन और प्लेन पैरेलल है, बट इसका जो नॉर्मल है वो लाइन पे परपेंडिकुलर है। यानी लाइन और प्लेन के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, यानी ये इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए है, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर बी है, तो ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लाइन और प्लेन पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल है तो थोड़ा सा उल्टा चल रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन नॉर्मल और लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उसका नॉर्मल जो होगा वो लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। आप ज्योमेट्रिकली इसको देख सकते हैं, है ना। इसी तरह अगर एक लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो वो नॉर्मल के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। देखिए नॉर्मल के पैरेलल है, तो इसका मतलब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, अगर दो लाइन, एक लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, और अगर एक लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के पैरेलल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा इसमें। अब तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है वहां, क्योंकि प्लेन को हम जब भी स्टडी करते हैं तो किससे स्टडी करते हैं, नॉर्मल से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब आते हैं एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल। एक प्लेन मेरा ये है और दूसरा प्लेन जो है ये है। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। हमको ये एंगल पता करना है। तो अब आप देखिए कि ये एंगल हम कैसे पता करेंगे। ये एंगल हमको पता करना है, ये वाला एंगल, है ना। ये वाला एंगल हमको पता करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। यही प्लेन के बीच का एंगल है। लेकिन जब भी हम प्लेन को स्टडी करते हैं तो किसको स्टडी करते हैं, उसके नॉर्मल को। तो हम, अगर ये इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बी है, तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको किसका वैल्यू निकलेगा, अल्फा का वैल्यू निकलेगा, है ना। सो कॉस अल्फा का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, ए डॉट बी। देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हमको सिर्फ समझना पड़ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, लेकिन हमको चाहिए। अब आप देखिए ये 90 है, ये 90 है, हम बोल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि अल्फा और थीटा का सम भी 180 होगा। तो हम अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। अब यहाँ पे आप देखिए कि cos पाई माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे जो है वो, क्योंकि एक लाइन और दो प्लेन के बीच में दो तरह का एंगल होगा, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, तो ऑब्वियसली cos का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। हम हमेशा क्या करेंगे, एक्यूट एंगल निकालेंगे। इस केस में हम क्या है ना, जो है यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेने से क्या होगा, हमेशा हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, दो प्लेन के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसको हम पता करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, क्यों हम मॉडुलस ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालें दोनों प्लेन के बीच का। ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्वियसली पाई माइनस एक्यूट एंगल कर देंगे तो जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो पता चल जाएगा, है ना। तो ये भी एक, और ये देखिए ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रह गया। तो हमने दो फॉर्मूला देखा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वहां पे साइन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला रहेगा लेकिन साइन थीटा हो जाएगा। और जब प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल है तो ये डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला रहेगा। हम सिंपली क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। आप मॉडुलस नहीं लेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल पता कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे तो हमेशा एक्यूट एंगल पता करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं, दो प्लेन पैरेलल है तो क्या होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल पैरेलल होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, यानी कि दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन लाइन और प्लेन के केस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कुछ कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
कि अगर दो प्लेन पैरेलल तो नॉर्मल भी पैरेलल होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है जो कॉमन है। 2D में क्या होता है ना, अगर एक लाइन पे दो प्लेन पैरेलल है, एक लाइन पे दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, सॉरी, एक लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। ये 2D के कॉन्सेप्ट है, लेकिन 3D में क्या ये कॉन्सेप्ट वैलिड है? 3D में क्या ये कॉन्सेप्ट वैलिड है? अगर एक लाइन पे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? नहीं। देखिए, क्योंकि 3D में बहुत सारे स्पेस आ जाते हैं ना, तो ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो 3D में ऐसा नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सिंपल देख लीजिए ना, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, देखिए इस वाई एक्सिस पे जेड भी पैरेलल है, एक्स भी परपेंडिकुलर है ना। वाई पर जेड भी परपेंडिकुलर है और एक्स भी परपेंडिकुलर है, बट एक्स और जेड जो है वो पैरेलल नहीं है। लेकिन 2D में ऐसा नहीं होता है ना। इसी तरह प्लेन में भी है। प्लेन में क्या है, अगर एक प्लेन पर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, देखिए ये प्लेन जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और एक और प्लेन मैं ले ले रहा हूं, ये वाला प्लेन भी इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, बट दोनों जो है ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल नहीं है ना। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ऐसा है, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ऐसा है, तो ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है 3D में, तो जरूर नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। और एक प्लेन पे अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो जो ये भी जरूरी नहीं कि दोनों प्लेन जो होगा वो मेरा पैरेलल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग जब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ये सारी ज्योमेट्री जो है वो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन भी पढ़ लिया। अब आते हैं, जैसे लाइन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, आपको याद होगा लाइन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्या था? 2D की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 11th 2D की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th। एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरा पॉइंट है x1 y1 z1 2D में, और ये सॉरी 2D में है ना, तो x1 y1 ही रहेगा, है ना। और ये लाइन था मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें सारे टर्म को एक साइड करना होता था। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसका फॉर्मूला क्या था? ए बी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। अब 3D में आते हैं। 3D में भी ये सेम क्वेश्चन राइज हो सकता है। एक प्लेन है और एक पॉइंट है, x1 y1 z1, और मेरा जो प्लेन है उसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। इसमें भी सारे टर्म एक साइड होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जनरलाइजेशन हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू, ये तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड के जगह पे पुट हो जाएंगे, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी सिंपल है ना, एक पॉइंट का एक प्लेन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, ओके। सो ये फॉर्मूला भी हमारे, अब मॉडुलस लेंगे क्यों? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी, ये 2D से ही आ गया ये फॉर्मूला। तो अगर 2D का फॉर्मूला आपको याद है तो 3D में भी ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ना हर चीज को 2D से कनेक्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें याद रखनी आसान है। जैसे दो लाइन को हम देखते थे कि पैरेलल है, तो क्या कंडीशन था इसके लिए? ए एक्स प्लस बी वाई इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस इक्वल टू सी वन या प्लस सी वन, कोई कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन था? ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। जो कांस्टेंट टर्म था उसका रेशियो सेम नहीं होता था। अब प्लेन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा। दो प्लेन अगर पैरेलल है, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल भी पैरेलल होगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन अगर है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई
प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, और इस प्लेन का इक्वेशन है मान लीजिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया ए वन बी वन सी वन, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया ए टू बी टू और सी टू। तो ये दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बट नॉट इक्वल टू डी वन बाई डी टू। ये कंडीशन है दो प्लेन के पैरेलल होने का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर, तो देखिए ये 2D से ही आया ना, इसमें इसमें भी कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो था ये इक्वल नहीं था, इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है जो D1 D2 इसका रेशियो भी जो है इक्वल नहीं आ रहा है बाकी तीनों के, है ना। तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। कोलिनियरिटी का भी अगर आप देखेंगे तो सेम है, अगर दो लाइन कोलिनियर है तो एक का इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, और दूसरे का इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। तो अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर का क्या कंडीशन था, दो लाइन कोइंसिडेंट है, सॉरी कोइंसिडेंट है, तो कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन था, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब यही केस जो है प्लेन में भी आ सकता है, दो प्लेन अगर कोइंसिडेंट है यानी कि दोनों प्लेन एक ही पे आ गया, दोनों प्लेन एक ही पे आ गया, एक का इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, और एक का इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू। देन कोइंसिडेंट अगर दोनों प्लेन है तो क्या कंडीशन होगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू। ये लाइन ही के जैसा आ रहा है ना, ठीक है। और अगर इसमें एक भी, ये मान लीजिए कि अगर इसमें आपको पता है ना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो प्लेन मेरा इंटरसेक्टिंग होता है। इसमें भी सेम है कि अगर ये दोनों इन तीनों में से कोई भी अगर एक इक्वल नहीं है तो प्लेन मेरा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कल हम लोग जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए जैसे लाइन में आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन है, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्या फॉर्मूला था, तो हम लोग क्या करते थे ना, लाइन का इक्वेशन अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे दोनों लाइन के इक्वेशन को। तो जो डिस्टेंस है d का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो पैरेलल लाइन किससे डिफर करता है, सिर्फ कांस्टेंट से, सो सी वन माइनस सी टू बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये होता था हमारा 2D में दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। 3D में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आना चाहिए। तो 3D में क्या फॉर्मूला आएगा, अगर दो लाइन आपका पैरेलल है, ठीक है, अगर दो लाइन आपका, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हम बोल सकते हैं ना सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो सेम बना देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी टू, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि अब क्योंकि हमको पता है ना पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल है, तो जो कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम किधर लेके चले जाएंगे, आरएचएस के साइड। तो डिफर सिर्फ किससे करेगा, कांस्टेंट से। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो क्या होगा, जो डी का वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, वो हो जाएगा डी वन माइनस डी टू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा ये जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम बनना चाहिए, क्यों, पैरेलल है तो ऑब्वियसली सेम बन सकता है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इससे एक क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि आसान हो जाए आपके लिए। एक प्लेन का इक्वेशन मैं ले रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 5, और एक प्लेन का इक्वेशन ले रहा हूँ 4x माइनस टू वाई प्लस सिक्स जेड इज इक्वल टू 9। अब आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों प्लेन पैरेलल है, क्यों, 2 बाई 4
इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो हम बोल सकते हैं ना ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए। पहले तो दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा, तो इसमें से 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ये मेरा पहला प्लेन हो गया। दूसरे प्लेन में 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 9/2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 5 - 9/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये होगा दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करेंगे। ओके।